हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम में आज हम पोएम नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 के बारे में देखेंगे, जिसमें हमने एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए लिया है। तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपको पढ़ने में और याद रखने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो फर्स्ट है धरती का स्वर्ग ब्लैंक है। तो धरती का स्वर्ग क्या है? कश्मीर। कश्मीर के बारे में आप जानते ही हैं कि कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ धरती पर का स्वर्ग माना जाता है। इतना सौंदर्य है, इतना सुंदर वातावरण है, इसलिए उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ फर्स्ट में आंसर आएगा कश्मीर। सेकंड, कश्मीर में ब्लैंक की प्रेम कथाएं गाई जाती है। तो कश्मीर जहाँ प्रदेश है उसमें किसकी प्रेम कथाएं गाई जाती है? तो बिल्हड़ की। आंसर आएगा बिल्हड़। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू के लिए या तो फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कोई भी तरीके से पूछा जाए तो आपको आंसर आएगा बिल्हड़, याद रखना है। तीसरा है पश्चिमीना ध्वज फहरा रहा है देवदारू की ब्लैंक में तो छाहों में। यहाँ पूरी पोएम की पंक्ति ली गई है कि पश्चिमा ध्वज फहरा रहा है यानी कि लहर रहा है, और देवदारू की ब्लैंक में यानी कि छाहों में, उसकी जो छत्र छाया होती है या तो उसकी जो छाया होती है उसमें। इसका आंसर इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। फोर्थ, ब्लैंक कश्मीर का प्रसिद्ध है। तो कश्मीर का क्या प्रसिद्ध है? तो अमरनाथ, जो आप जानते ही है कि अमरनाथ जो कश्मीर का प्रसिद्ध स्थान या स्थल माना जाता है। फिफ्थ, कवि ने कश्मीर को भारत की बर्फीली ब्लैंक कहा है। तो बर्फीली पगड़ी कहा है। पगड़ी यानी कि सबसे ऊपर का भाग। पुराने ज़माने में माना जाए तो जो जेंट्स लोग थे वो पगड़ी पहनते थे, वैसा ही यहाँ भारत को सबसे ऊपर या तो सबसे सिर का भाग माना जाए तो कश्मीर का होता है, और कश्मीर को पगड़ी के रूप में हम मानते हैं। लेकिन वो पगड़ी किस प्रकार की है? तो बर्फीली है, बर्फ़ से छाई हुई है, इसलिए कवि ने कश्मीर को भारत को बर्फीली पगड़ी कहा है। 6, कवि ने नावों की नगरी ब्लैंक को कहा है। तो नावों की नगरी किसे कहा है? कश्मीर को। तो धरती का स्वर्ग भी कश्मीर है और नावों की नगरी भी कश्मीर ही है। तो आपको ये दोनों जो सेंटेंस है उसमें एक ही आंसर आएगा जो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। 7, कश्मीरी हवा ब्लैंक गाती है। तो कश्मीरी हवा गीत गाती है। 8, शहनाई ब्लैंक बजाता है। तो शहनाई क्या बजाता है? तो भौरे बजाते हैं। 8, शहनाई भौरे बजाता है। 9th, किरणों की मालिन डालियाँ भर ब्लैंक लाई। तो क्या लाई? धूप लाई। धूप यानी कि आप जानते ही हैं कि किस प्रकार किरणें सूरज की आती है और उसमें किस प्रकार की धूप हमारे पर छाती है और उससे हमें जो गर्म हवा महसूस होती है वो। तो किरणों की माहिन डालियाँ भर धूप लाई, ये भी एक कवि का पोएम के अंदर भाव है। 10th, बस्ती ब्लैंक से बात कर रही है। तो वीरानों से। तो उसमें जो आसपास की खुली जगह है, जो बस्ती है, उसमें वीरानों से बात कर रही है, यानी कि जो बिल्कुल वीरान विस्तार है, अलग अलग जगहों पे जो उनके घर होते हैं, मकान होते हैं, इसलिए चारों तरफ वीरान है और उनकी बस्ती उनसे बात कर रही है। जो कि हमारे यहाँ देखा जाए तो चारों तरफ बहुत सारे लोग, बहुत सारे मकान, बहुत सारी बिल्डिंगें देखने को मिलती है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कई कई जगहों पे कुछ लोग रहते ही नहीं हैं, जो वीरान के रूप में हम उन्हें जानते हैं। जो खाली जगह है उसे हम वीरान कहते हैं। तो इस प्रकार पोएम 17 में हम इस प्रकार से फिलिंग द ब्लैंक्स को रेडी कर सकते हैं। तो चैप्टर 18 के बारे में हम देखेंगे। यहाँ नीचे आंसर दिए नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें खाली जगह में भर दिए हैं, जो आप उसको समझ लीजिए और याद रख के अपनी नोटबुक में दोनों चैप्टर की लिख लीजिए। अविनाश ने गोपी को ब्लैंक की कविता समझाने का वादा किया था। जो पूरी स्टोरी है उसमें स्टोरी की शुरुआत में ही गोपी कविता यानी कि काव्य को समझने के लिए आती है और अविनाश उसे समझाने वाला था। तो जो वादा किया था, प्रॉमिस किया था, क्या था? किसकी कविता थी? तो प्रसाद जी की कविता थी, जो उनको समझाने के लिए प्रॉमिस किया था। वादा मतलब प्रॉमिस। सेकंड, लम्हे
ब्लैंक करने वालों के लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। तो लंबे भाषण करने वाले जो होते हैं उनके लिए जवाब देना आसान होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े भाषण कर सकते हैं और उलट सुलट जवाब यानी कि उत्तर भी दे सकते हैं, इसलिए उनके लिए वह बात आसान हो जाती है। तीसरा, शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र लिखने का काम ब्लैंक को सौंपा गया था। तो किसको सौंपा गया था? अविनाश को, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत अविनाश के द्वारा की गई थी। और शिष्ट भाषा इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी भाषा का उपयोग करने वाला था, पढ़ा लिखा था और आवेदन पत्र वो लिखने में माहिर था, इसलिए शिष्ट भाषा का आवेदन पत्र जो लिखना था अविनाश को सौंपा गया था, जो पूरी स्टोरी में बताया गया है। फोर्थ, गांव में राशन वितरण का काम सहकारी मंडली करता है। जो हम लोग जानते ही हैं कि गांव में जाए तो राशन का काम वितरण यानी कि सबको देने का काम सहकारी मंडली करता है। तो आंसर है सहकारी मंडली। फिफ्थ, विनाश आसान है, निर्माण ब्लैंक है। तो किसी का भी हम विनाश कर सकते हैं जो बहुत इजी है, आसान है, लेकिन शुरू से उसकी नींव से जो निर्माण करना है तो थोड़ा कठिन है, ये भी बात हम जानते हैं। 7, अच्छा भाषण देने वाला श्रोताओं को लुभा सकता है। तो आंसर श्रोताओं आएगा, यानी कि जो उसकी स्पीच अच्छी है, भाषण अच्छा दे सकता है। श्रोता मानी कि जो सुनने वाला है उसको क्या करता है, वो लुभा सकता है या तो अपनी जाल में फंसा सकता है। 7, अविनाश के साथियों ब्लैंक पर पत्थरबाजी कर रहे थे। तो पंचायत घर पर क्यों कर रहे थे? क्योंकि अंदर बैठे जो पंचायत के लोग थे वो उन्हें कुछ आंसर नहीं दे रहे थे और जो एप्लीकेशन दी गई थी उसका भी कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था, इसलिए अविनाश के दोस्त जो थे, साथी जो थे, बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए पत्थरबाजी कर रहे थे पंचायत घर पर। 8, अविनाश का भाषण पंचायत द्वारा किए गए घोटालों तथा अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में था, यानी कि घोटाले के अंदर जो गड़बड़ी चल रही थी वो अन्य भ्रष्टाचारों के बारे में ही था। 9, अविनाश ने ब्लैंक के नींव रखते समय स्वेच्छा से हाथ बटाया था। तो किसका? तो पंचायत के मकान, यानी कि जब पंचायत का मकान बना था उसकी नींव की शुरुआत की गई थी, तब स्वेच्छा से अविनाश ने उसमें हाथ बटाया था, उसमें वो सहभागी बना था, इसलिए ही शायद वो पत्थरबाजी जब अपने दोस्त अपने साथी कर रहे थे तो उनको रोकने का काम कर रहा था, क्योंकि उसने ही उसका निर्माण करने में सहायता की थी या तो फिर उनसे जुड़ा हुआ था, इसलिए उसका जो विनाश करने पर उनके साथी तुले थे तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था अविनाश को, इसलिए वो तोड़ने के लिए मना करता था, पत्थरबाजी करने के लिए मना कर रहा था। 10, सदस्यों से जवाब न मिलने पर रमेश, निमेश, नरेश और अविनाश ब्लैंक पर बैठे थे। तो अनशन, अनशन मानी उपवास पर, जो बिल्कुल पानी या तो फिर खाना नहीं खाएंगे और सामने वाले जो उन्हें उत्तर नहीं दे रहे हैं इसलिए उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा। तो इस प्रकार हमने पोएम 17 कश्मीर और चैप्टर 18 रचना के बारे में देखा, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रेडी कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।